India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एलोपैथी विवाद पर टिप्पणी केस पर रामदेव ने दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। देश भर में दर्ज सभी मामले एक साथ करने की मांग। आईएमए के एफआईआर पर कार्रवाई पर रोक लगाने की लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन नीति के खिलाफ याचिका दाखिल में कहा गया, निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन देना पक्षपात, बढ़ेगी मुनाफाखोरी, सरकार खरीदे 100% वैक्सीन, लोगों को मिले मुफ्त टीका। नई प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाई कोर्ट से व्हाट्सएप को झटका। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वाले नोटिस पर रोक से कोर्ट का इनकार। एनआईए अदालत ने अखिल गोगोई को 2 में से एक यूएपीए मामले में किया बरी। सीएए विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने पर हुआ था यूएपीए के तहत केस। कोर्ट ने कहा, भाषण में हिंसा के लिए कोई उकसावे के आह्वान नहीं थे। दूसरे आरोप भी है गलत। India Legal presents Courts Roundup. राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के मामले में शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत दर्ज 2 मामलों में से एक में बरी कर दिया है। साथ ही उनके 2 साथियों के भी बरी उनको कर दिया गया है। कोर्ट ने आरोपों और सबूतों में दम नहीं पाया। साथ में कोर्ट ने कहा कि गोगोई के भाषण में हिंसा के लिए कोई आह्वान नहीं था, बल्कि इसमें महज सीएए के खिलाफ तीखे बयान थे। असम के विधायक और राजौर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को एनआईए कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलनों में शामिल होने के मामले में बरी कर दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने गोगोई के खिलाफ आरोप तय नहीं किए। गोगोई को दिसंबर 2019 में चबुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनके 2 सहयोगियों जगतजीत गोहेन और भूपेन गोगोई को भी मामले में यूएपीए के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने कहा कि गोगोई द्वारा दिए गए भाषण में हिंसा के लिए कोई उकसावे या फिर आह्वान नहीं थे, बल्कि इसमें सीए के खिलाफ तीखे बयान थे। कोर्ट ने कहा कि भाषण का लहजा आक्रामक हो सकता है, लेकिन उसे हिंसा के लिए कोई उकसाना नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने के तथ्य नहीं पाए। कोर्ट ने गोगोई को दंगा करने, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने या यूएपीए के तहत आतंकवाद के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अपराधों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना। 4 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के तहत जांच के बाद आरोप पत्र तैयार किए गए थे। बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर सामग्री और सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया था। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़क गई थी।
इन आंदोलनों में सहभागिता के आरोप में अखिल गोगोई को दिसंबर 2019 से ही हिरासत में ले लिए गए थे। बीते साल ही उन्होंने रायजोर दल की स्थापना की थी और शिवसागर विधानसभा सीट से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उतरे थे। हिरासत में रहने के बावजूद वे चुनाव जीत गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अखिल गोगोई के खिलाफ 2 केस दायर किए थे और एक केस डिब्रूगढ़ के झाबुआ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर था और दूसरा केस गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में आंदोलन को लेकर था। गोगोई के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और यूएपीए के तहत केस फाइल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और टीआईएसएस के प्रोफेसर आर राम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर कर भारत सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में निजी अस्पताल को 25% वैक्सीन देने की योजना के खिलाफ दलीलें दी गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे निजी अस्पतालों को फायदा होगा और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि केंद्र सरकार ही 100% वैक्सीन खरीदे और पब्लिक प्राइवेट अस्पतालों में डोज फ्री में लोगों को दी जाए। केंद्र ने अपनी वैक्सीन नीति में 75% डोज खुद खरीदने और 25% निजी अस्पतालों के लिए आवंटित की थी। निजी सेक्टर के इस कोटे को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। केरल से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर आर राम कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ब्रिटास और डॉक्टर राम कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लंबित सभी वैक्सीन संबंधी मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीति सिर्फ अमीर और शहरी लोगों के लिए वैक्सीन आरक्षण का काम करेगी और इसका फायदा निजी अस्पतालों को मिलेगा, जिससे कि बड़ा पक्षपात होगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार ही 100% वैक्सीन खरीद करे और पब्लिक प्राइवेट अस्पतालों में डोज फ्री में लोगों को दी जाए। याचिका में 5 जून की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि बड़े शहरों में सिर्फ 9 कॉर्पोरेट अस्पताल समूहों ने ही मई में प्राइवेट सेक्टर कोटे का 50% वैक्सीन स्टॉक खरीद लिया था। याचिका में कहा गया कि बाकी का 50% स्टॉक देश के ज्यादातर शहरी इलाकों में स्थित 300 अस्पतालों ने खरीदा। ये सभी टियर 2 शहरों के अलावा सेवाएं नहीं देते। ये अन्यायपूर्ण अनुपात है। उनका ये भी तर्क है कि नीति से बड़े अस्पतालों को लाभ होगा और कम सौदेबाजी की शक्ति वाले छोटे निजी अस्पतालों को पीछे छोड़ देगा। याचिका में कहा गया कि बदली हुई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार तय करेगी कि कौन सा प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन ले सकता है। याचिका कहती है अगर यही केस है तो 25% प्राइवेट अस्पतालों के लिए आवंटित करने की एक ही वजह हो सकती है कि वैक्सीन कंपनियों को डोज पर ज्यादा पैसे कमाने देना और मुनाफाखोरी करने देना। इस नीति का उद्देश्य अस्पतालों के लिए अत्यधिक लाभ पैदा करना है और इससे बड़े पैमाने पर वैक्सीन असमानता पैदा होगी। याचिका का कहना है कि बदली हुई गाइडलाइंस बच्चों की वैक्सीन और तीसरी वेव को लेकर सरकार की तैयारियों पर कुछ नहीं कहती। याचिका में तपेदिक, DPT 3 और पोलियो सहित पिछले टीकाकरण अभियान के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जहां निजी क्षेत्र का योगदान नगण्य था। ये भी कहा गया कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों का बड़े पैमाने पर कम उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज तमाम FIR की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एलोपैथिक चिकित्सा और डॉक्टरों को लेकर उनकी ओर से दिए गए विवादित बयानों को लेकर बीते कुछ दिनों में योग गुरु के खिलाफ कई केस दायर किए गए हैं। अपनी अर्जी में बाबा रामदेव ने मांग की है कि IMA की ओर से उनके खिलाफ कराई गई FIR की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की है। रामदेव पर धारा 188 लोक सेवा का द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा, 259 जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की लापरवाही से कार्य करना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। IMA की शिकायत के अनुसार पिछले 1 साल से रामदेव कथित तौर पर चिकित्सा बिरादरी, भारत सरकार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और अन्य अग्रिम पंक्ति के संगठनों द्वारा उपयोग की जा रही दवाओं के खिलाफ
सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसार कर रहे हैं। रामदेव के खिलाफ आईएमए के पटना और रायपुर यूनिट की ओर से केस दायर किए गए हैं। बाबा रामदेव ने इन दोनों ही एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। रायपुर पुलिस ने बाबा रामदेव के खिलाफ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति और दवाओं को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है, एफआईआर दर्ज की है। और ऐसे में आपको बता दें कि बीते सप्ताह बुधवार को पुलिस ने ये केस दर्ज किया था। इस एफआईआर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की छत्तीसगढ़ यूनिट ने दर्ज कराया है। योग गुरु के खिलाफ महामारी को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भी उनके केस फाइल किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप को झटका दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सूचना देने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप को दिए गए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि जांच के सिलसिले में व्हाट्सएप को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और ने 4 जून को नोटिस जारी किया था। व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या CCI के नोटिस पर रोक लगाए। इसमें उनसे ऐप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी और जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर आदेश जारी करेगी। पीठ ने कहा कि चूंकि यह अवकाशकालीन पीठ है, इसलिए यह मामले के गुण दोष में नहीं पड़ना चाहती है, जबकि प्रमुख याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने कहा कि हम आदेश पारित करेंगे, मामला 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हरीश साल्वे ने कहा कि केंद्र सरकार भी इस नई निजता नीति पर गौर कर रही है। दूसरी ओर फेसबुक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला यहाँ पर अधिकार क्षेत्र का है और यह सही नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर गौर कर रहा है। सुनवाई में CCI की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच के चरण में सूचनाएं दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि CCI आदेश दे रहा है। नोटिस जांच को लेकर जारी हुआ है, जिस पर रोक नहीं है। उन्हें यह पहला नोटिस जारी नहीं हुआ है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि जांच के चरण में सूचना प्रस्तुत करने से किसी भी पक्षकार के नुकसान के लिए कोई आदेश नहीं होगा। वास्तव में यह उनके लाभ के लिए काम कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट उनके विश्वास विरोधी मानदंडों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अदालत ने जब पूछा कि CCI द्वारा नोटिस जारी करने की जल्दबाजी क्या थी, तो लेखी ने कहा कि सवाल जल्दबाजी का नहीं है, बल्कि यह मामला खुद लंबी प्रक्रिया वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक CCI के महानिदेशक की तरफ से रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती, तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल लेखी ने कहा कि व्हाट्सएप आवश्यक रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो किसी भी मामले में 9 जुलाई तक प्रस्तुत नहीं की जाएगी। पीठ ने लेखी से पूछा कि क्या वह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अब से 9 जुलाई तक कानूनी चुनौतियों के लंबित रहने के दौरान CCI कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा हुए एक मध्यस्थ अवार्ड के प्रवर्तन के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के तहत संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस JR मिधा के सिंगल जज बेंच ने एक कहा कि वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा होने वाले अनुबंध में, जैसे कि मौजूदा याचिकाओं में शामिल लेनदेन है, एक विदेशी राज्य अपने खिलाफ दिए गए मध्यस्थ अवार्ड के निष्पादन को रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। एक बार एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक इकाई बनता है, तो ये वाणिज्यिक कानूनी परिस्थिति तंत्र के नियमों से बाध्य होगा और किसी भी प्रतिरक्षा की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो अन्यथा केवल तभी उपलब्ध है जब वह अपनी संप्रभु क्षमता में कार्य कर रहा हो। न्यायालय के विचार के लिए उठे कानून के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ऐसे में इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ ही पहला ये कि क्या किसी विदेशी राज्य के खिलाफ मध्यस्थ निर्णय लागू
करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86(3) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक है। दूसरा, क्या एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक लेन देन से उत्पन्न होने वाले मध्यस्थ अवार्ड के परिवर्तन के खिलाफ संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। न्यायालय का विचार था कि एक विदेशी राज्य के खिलाफ एक मध्यस्थ अवार्ड लागू करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86(3) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 एक मध्यस्थ अवार्ड को नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक अवार्ड के प्रवर्तन के सीमित उद्देश्य के लिए न्यायालय के डिग्री के रूप में मानती है, जिसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि वो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बहुत अंतर्निहित तर्क अर्थात पक्षों के बीच विवादों का त्वरित, बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने योग्य समाधान को हरा दे। और आदर्श कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं। आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे वाणिज्यिक लेन देन से पैदा हुए मध्यस्थ अवार्ड के मामले दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी के मायने क्या है? जी बताना चाहेंगे, इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक वाणिज्यिक लेन देन से पैदा होने वाले अनुबंध में, जैसे कि मौजूदा याचिकाओं में शामिल लेन देन में है, एक विदेशी राज्य अपने खिलाफ दिए गए मध्यस्थ पुरस्कार के निष्पादन को रोकने के लिए संप्रभु प्रतिष्ठा की मांग कर सकता है। वहीं एक बार एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक इकाई बनाता है तो वह वाणिज्यिक कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र के नियमों से बाध्य होगा और किसी भी प्रतिष्ठा की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा केवल तभी उपलब्ध है जब वह अपनी संप्रभुता क्षमता में कार्य कर रहा हो। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 36 एक मध्यस्थ पुरस्कार को नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक पुरस्कार परिवर्तन के समित उद्देश्य के लिए न्यायालय के डिग्री के रूप में मानती है। इसे इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि वो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बहुत अंतर्निहित तर्क अर्थात पक्षों के बीच विवादों को त्वरित, बाध्यकारी और कानूनी रूप से लागू करने में समाधान को हरा दे। वहीं इसके आगे कोर्ट ने कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86 सीमित प्रयोज्यता की है, जो इसके तहत सुरक्षा निहित छूट के मामलों पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने कहा यह भी कहा कि यदि राशि 4 सप्ताह के भीतर प्रतिवादियों द्वारा जमा की जाती है तो याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की संपत्ति कुर्की की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वहीं राज्य सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट की अन्य बातों के अलावा शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 के लिए स्कूल फीस और अन्य प्रासंगिक मामलों के निर्धारण के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन की अनुमति मांगी है। अपने आवेदन में राज्य ने तर्क दिया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। आवेदन में कहा गया है कि हम अभी भी संकट के बीच में हैं और भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या होना बाकी है। हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्कूल फीस के भुगतान में कमी की मांग करते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने उपरोक्त रिट याचिका में पक्षकारों के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना लंबित न्याय निर्णय हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि प्रकृति में अनुशंसात्मक होगा। माता पिता के विचारों को प्राप्त करना, प्रबंधन और सभी हितधारकों को शुल्क संकट को हल करने के लिए जिसने मामले में गतिरोध पैदा किया। न्यायमूर्ति सचिन शंकर मखदूम की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 29 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ये निर्देश 29 जनवरी के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई के दौरान दिया गया था, जिसमें सभी से पूछा गया कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्डों से संबंध निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020 से 21 के लिए 2019 से 20 में एकत्र की गई ट्यूशन फीस का केवल 70% ही जमा करना है। हाईकोर्ट ने 9 मार्च के अंतरिम आदेश के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने स्कूलों के प्रबंधन को अभिभावकों द्वारा उठाई गई वास्तविक शिकायतों के आलोक में स्कूलों की फीस के पूर्ण भुगतान पर जोर न देकर अभिभावकों की व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करने का भी सुझाव दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 के निर्देश की संवैधानिकता वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस ले लिया गया है, क्योंकि विधायिका ने पहले ही इस संबंध में एक कानून पारित कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा के खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने वरिष्ठ वकील की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की और बाद में मामले को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको वापस लेने और नए सिरे से फाइल करने की इजाजत दे सकते हैं। पीठ ने टिप्पणी की कि जिन याचिकाओं ने अध्यादेश को चुनौती दी उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अध्यादेश अब एक अधिनियम बन गया है। इस संबंध में अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसने उत्तर प्रदेश धर्म के गैर कानूनी रूपांतरण का निषेध अधिनियम 2021 को चुनौती दी है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने अदालत को सूचित किया है कि उनके मुवक्किल ने अधिनियम को चुनौती दी है। न्यायालय ने नोटिस जारी किया और प्रयुक्तर और प्रतिवाद दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। अध्यादेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गोपनीयता और व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 18 दिसंबर 2020 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद यूपी अध्यादेश के साथ साथ 2018 में उत्तराखंड द्वारा बनाए गए इसी तरह के कानून को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका भी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी को कानून को चुनौती देने पर यूपी और उत्तराखंड सरकारों को नोटिस जारी किया, लेकिन उन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के स्कूलों में मिड डे मील से मांस की वस्तुओं को हटाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां तक कि एक चिकित्सक ने भी कहा था कि मांसाहारी खाद्य पदार्थ बच्चों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी जाली की खंडपीठ ने स्कूल मेनू से मांसाहारी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लक्षद्वीप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए ये टिप्पणी की। 27 जनवरी 2021 को आयोजित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर केंद्र शासित प्रदेश संचालन सह निगरानी समिति की बैठक और जिला कार्यबल के कार्यवृत्त का अवलोकन करने पर अदालत ने कहा कि यहां तक कि बैठक में भाग लेने वाले एक चिकित्सक ने भी कहा था कि मांसाहारी भोजन बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है और बच्चों को प्रत्येक समूह से युक्त स्वस्थ संतुलित आहार की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें पोषक तत्व मिल सके। इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल के मेन्यू में मीट आइटम को बहाल किया जाए। आदेश में कहा गया कि प्रथम दृष्टया हमें मांस और चिकन को छोड़कर खाद्य पदार्थों में बदलाव का कोई भी कारण नहीं मिलता। इसीलिए हम लक्षद्वीप के स्कूलों के बच्चों को मांस और चिकन को शामिल करके पहले की तरह भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करने के लिए इच्छुक है। कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में डेयरी फार्मों कामकाज को रोकने के प्रशासन के फैसले पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक डेयरी फार्मों का कामकाज जारी रखा जाना चाहिए। याचिका में प्रशासन द्वारा नए प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के तहत मिड डे में मांस पर प्रतिबंध लगाने और द्वीप पर डेयरी फार्म बंद करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि ये सुधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 301 के तहत जातीय संस्कृति, विरासत और भोजन की आदतों और निवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.